नमस्कार सभी को। मैं दीपेंद्र सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी पेपर सेकंड का टॉपिक अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी जल का अवशोषण। जल जो है सभी पादपों के लिए परम आवश्यक तत्व होता है, या यूं कहें सभी सजीवों के लिए जल अत्यधिक आवश्यक होता है, चाहे वह पादप हो या जंतु हो। प्रत्येक प्लांट और एनिमल की सभी क्रियाओं के लिए वाटर जो है बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और ये जो कोशिकाएं या सेल्स जो होती हैं उसके जीव द्रव्य का प्रमुख घटक जो होता है वह पानी होता है, जल होता है, और उसी की वजह से सारी प्रक्रियाएं जो है यहाँ पर संपन्न होती है। तो जल जो है पादपों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण अवयव है। अतः पादप किस प्रकार से जल का अवशोषण करते हैं, यह प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पादप कार्यकी के अंदर इसे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में पढ़ा जाता है, क्योंकि पादप जो है जल को अवशोषित करने के लिए बहुत ही प्रिसाइज मैकेनिज्म को अडॉप्ट करते हैं। बहुत ही एक सुधरी हुई बहुत ही अच्छे मैकेनिज्म के द्वारा जो है पादपों के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। तो इस जल का अवशोषण करने की प्रक्रिया जो है बहुत ही विशिष्ट होती है समस्त पादपों में, और पादपों में होने वाली अन्य सभी क्रियाएं कहीं ना कहीं जल अवशोषण से जुड़ी होती है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जल का अवशोषण। पादप जो है सभी सजीवों का मुख्य घटक होता है। यहाँ पर प्लांट के लिए एक छोटे से डायग्राम के द्वारा मैंने दिखाने का प्रयास किया है कि पादप जो है इसमें जल के अवशोषण का कार्य इसकी जड़ों के द्वारा किया जाता है। पादपों के वायवीय भाग सामान्यतः जल का अवशोषण नहीं करते हैं। पादप की केवल भूमिगत भाग जो कि सामान्यतः जड़ के द्वारा निरूपित किए जाते हैं, इनके द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। यह जल अवशोषण के पश्चात पादपों के वायवीय भागों के लिए ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है और वितरित होता है सबको। और सामान्यतः पादप के जो वायवीय भाग होते हैं इनके द्वारा ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है, इसके द्वारा जल जो है वाष्प के रूप में इससे बाहर निकल जाता है। तो पादपों में जल जो है जड़ों के द्वारा अवशोषित होकर पादप के वायवीय भागों में वितरित होता है, और वाष्प के रूप में यह अन्य भागों से बाहर निकल जाता है। पादप जो है उनके लिए जल की अत्यधिक महत्ता है। पादप कोशिकाओं का करीब 80% भाग जो है पानी से निर्मित होता है। हालांकि यह जो है ये कोशिकाओं की अवस्था पर निर्भर करता है, ऊतकों पर निर्भर करता है, लेकिन सामान्यतया पादप कोशिकाओं का अधिकांश भाग जो है ये पानी से मिलकर बना होता है। और कोशिकाओं में होने वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है, जितनी भी बायो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, वो सारी के सारी जो है जलीय माध्यम में संपन्न होती है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म का मुख्य भाग जल होता है, और इन क्रियाओं को सक्रिय करने के लिए वाटर बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर कि पादप कोशिकाएं जल का अवशोषण करने के बाद स्फीत अवस्था में आते हैं, और जिसे कोशिकाओं की टर्जिडिटी कहते हैं। कोशिकाएं टर्जिड अवस्था में, स्फीत अवस्था में तभी होती है जब ये पानी का अवशोषण करती है। और स्फीत अवस्था में आने के बाद कोशिका जो है ये पादप को सहारा सपोर्ट प्रदान करने का काम करती है। पादप जो है यह सीधा खड़ा रहता है। अगर कोशिका टर्जिड नहीं होती है तो पादप मुरझा जाता है, और पादप जो है इसके अंदर जो स्फीत अवस्थाएं नहीं रह पाती, पादप जो है बिल्कुल जो है पादप भाग जो है यह बिल्कुल सीधे न होकर ये थोड़े लटके हुए हो जाते हैं। तो पादप को सपोर्ट प्रदान करने का काम जो है ये कोशिकाओं के अंदर उपस्थित टर्जिडिटी करती है, और टर्जिडिटी पानी की उपस्थिति की वजह से होती है। नेक्स्ट है गैसेस एक्सचेंज। यहाँ पे एक डायग्राम के द्वारा हमने कोशिका पादप सरफेस के ऊपर से स्टोमेटा दिखाएंगे। यह पादप की सरफेस है, जो लोअर लीफ एपिडर्मिस जो है पत्ती की जो निचली अधिक्रम है उसके ऊपर से स्टोमेटा है, और इन स्टोमेटा के द्वारा गैस का एक्सचेंज होता है। लेकिन ये स्टोमेटा कब ओपन होते हैं? जब स्टोमेटा जल का अवशोषण करते हैं, और जल का अवशोषण करने के बाद स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स दिखाई दे रही है आपको, ये जब शीत अवस्था में आती है, टर्जिड हो जाती है, उस समय स्टोमेटा ओपन होते हैं और पादपों में गैस का विनिमय होता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि बहुत से पादप के गुण जो है, जो लक्षण है, वो सारे के सारे जल की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा विल्टिंग,
पादपों को अगर पानी नहीं मिलेगा तो पादपों के अंदर विल्टिंग की समस्या आ जाती है। विल्टिंग मतलब पादप मुरझा जाते हैं। तो सामान्यतया पादप से जल जो है वाष्प के रूप में बाहर निकलता रहता है, इसलिए पादप जो है धीरे धीरे मुरझाने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे पादपों मुरझाने लगते हैं, अगर उन्हें पानी की सप्लाई मिलती रहेगी तब तो ये पुनः टर्जिड अवस्था में आ जाते हैं, सामान्य अवस्था में आ जाएंगे, अन्यथा ये विल्टिंग वाली मुरझाने वाली अवस्था में चले जाएंगे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रत्येक पादप कोशिका जो है वाटर अवेलेबिलिटी के हिसाब से 3 प्रकार के माध्यम में रहती है। अगर बाहर के माध्यम में पानी अधिक उपलब्ध होता है तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, और इसकी वजह से कोशिकाएं जो है बाहर जो है पानी, कोशिका के बाहर पानी कम उपलब्ध होता है तो उसकी सांद्रता जो है कोशिका से की तुलना में बहुत ही अधिक हो जाती है, क्योंकि बाहर पानी उपलब्ध नहीं है, इसलिए कोशिका से पानी बाहर निकल जाता है, कोशिकाएं मुरझा जाती हैं। जबकि अगर कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर दोनों माध्यम में पानी की मात्रा समान होती है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होती है और कोशिकाएं सामान्य अवस्था में रहती है। लेकिन पादपों के लिए सबसे सामान्य आवश्यक जो कंडीशन है वो है हाइपोटोनिक कंडीशन, यानी पादप कोशिका से बाहर उपस्थित जो माध्यम है इसमें जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। इसकी वजह से बाहरी माध्यम से पानी जो है कोशिका में प्रवेश करता है और कोशिकाएं जो है फुल्ली टर्जिड या स्फीत अवस्था में होती है। यानी कोशिकाओं की स्फीत अवस्था जो है बाहर माध्यम में उपस्थित पानी पर निर्भर करती है। अगर पानी उपलब्ध होगा तो कोशिका स्फीत अवस्था में उपलब्ध होगी। यहाँ पर हम एक प्लांट की कंडीशन दिखाइए। ये प्लांट जिसे पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था, यह टर्जिड अवस्था में है, सारे पादप भाग जो हैं ये खिले खिले हैं, बिल्कुल सब सपोर्ट वाली कंडीशन में। जबकि अगर पौधे को पानी अवेलेबल नहीं है तो 2-3 दिन तक पानी अगर नहीं मिलेगा तो पादप भाग जो मुरझा जाते हैं, ये लटक जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन विल्टिंग कहलाती है, जब पादप को पानी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध नहीं होता है। तो हम देख सकते हैं कि पादप के लिए जल कितना आवश्यक है और कितनी प्रक्रियाओं को यह पादप जो जल जो है सीधे रूप से प्रभावित करता है। और इसके अलावा ऐसी बहुत सी प्रक्रियाएं हैं जिसे जल जो है यह इनडायरेक्टली भी प्रभावित करने का कार्य करता है। किसी भी पादप के लिए जल का मुख्य स्रोत जो होता है यह भूमि में उपस्थित पानी होता है। तो भूमि में जो पानी उपस्थित होता है उसी पानी को पादप जो है अपनी जड़ों के द्वारा अब्जॉर्ब करते हैं। तो पादप के द्वारा जो जल का अवशोषण किया जाता है वह इसके रूट जोन के द्वारा किया जाता है। तो ये भूमि का जो अंदर जहां पर जड़ें उपस्थित होती है ये सोइल में उपस्थित पानी को अब्जॉर्ब करती है। तो सोइल में उपस्थित पानी जो है सोइल वाटर कहलाता है, और इसी सोइल वाटर के कुछ भाग को सोइल वाटर संपूर्ण सोइल वाटर को भी पौधे अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सोइल वाटर का कुछ ही भाग जो है पादप जो है अब्जॉर्ब कर सकते हैं, और यह भाग जो है पौधे के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है। और इस अवशोषित भाग का कुछ भाग पादप की सतह जो होती है, पत्तियां जो होती है, इससे वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है ये जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, जल वाष्प के रूप में जल बाहर निकल जाता है। और इस सोइल से भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इस सोइल में उपस्थित पानी भी ये सूर्य की गर्मी की वजह से जो है वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, और यह जब वाष्प के रूप में बाहर निकलता है यह पादप को अवेलेबल नहीं हो पाता। यहाँ पर हम चीज देखेंगे कि सामान्यतः सोइल में पानी फिर कहाँ से आता है। सोइल में पानी सामान्यतः दो तरीके से आता है। या तो इरिगेशन करते हैं, हम सिंचाई करते हैं, पादपों की सिंचाई करते हैं तो सोइल के को पानी मिलेगा और सोइल वाटर जो है पादप को उपलब्ध होगा। या फिर बारिश की वजह से प्रेसिपिटेशन यानी बारिश की वजह से। तो पादप को पानी सोइल से प्राप्त होता है, और सोइल में पानी आता है दो स्रोत से सामान्यतः, जिसे हम या तो सिंचाई कहते हैं या फिर प्रेसिपिटेशन या बारिश कहते हैं। और इस पानी का भी अधिकांश भाग जो है यह बहकर चला जाता है। पादप के पास आपने पानी डाला या बारिश हुई और यह बारिश जो है पादप के आसपास स्थित क्षेत्र में बहकर चला जाता है। जो अधिकांश पानी जो होता है जो कि मिट्टी के लिए आवश्यक नहीं होता, ये बहकर चला जाता है। इसलिए हम रन ऑफ वाटर या अपवाहित जल कहते हैं। यानी बारिश के बाद बहुत सारा पानी जो है वो बहकर जो बाहर चला जाता है, ऐसे जल को हम अपवाहित जल या रन अवे वाटर या रन ऑफ वाटर कहते हैं। और बहुत सारा जल मृदा के द्वारा अवशोषित किया जाता है, और धीरे धीरे ये पानी रिश्ते 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 फाइनली भूमि के अंदर बहुत ही गहराइयों तक चला जाता है, और नीचे भूमि में जहां पर पानी स्थित होता है वहां तक चला जाता है। बहुत ही डीप, बहुत ही गहराई में पानी चला जाता है। ऐसा जल गुरुत्वीय जल कहलाता है। सामान्यतया पादपों की जड़ें इस गुरुत्वीय जल तक नहीं पहुंच पाती हैं, इसे हम सामान्यतः वाटर टेबल भी कहते हैं। इसे थोड़ा और देखेंगे हम अभी।
तो मृदा में जो पानी उपलब्ध होता है इसे हम कहते हैं सोइल वाटर। तो सामान्यतया बरसात होने के पश्चात पानी बहकर बाहर चला जाता है। तो जो पानी बहकर चला गया, इसके अलावा जो पानी मृदा ने अवशोषित किया है, उस जल को हम सोइल वाटर कहते हैं। यानी बारिश के पश्चात मृदा के द्वारा जिस जल का अवशोषण किया जाता है वह जल सोइल वाटर कहलाता है। और यह सोइल वाटर है कई प्रकार का होता है। पहला प्रकार है इसका ग्रेविटेशनल वाटर या गुरुत्वीय जल, जो हमने अभी देखा था। ये है यहाँ पर गुरुत्वीय जल या ग्रेविटेशनल वाटर। यानी जब बारिश होती है, बारिश के बाद में मृदा जल को अवशोषित करती है और उसका अधिकांश भाग जो है रिसते हुए भूमि की अत्यधिक गहराई में चला जाता है। और यह जल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है बहुत ही गहराई में स्थित जो है, जिसे हम कहते हैं वाटर टेबल, या जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, वहां तक चला जाता है। और पादप की जड़ें चूंकि वहां तक नहीं पहुंचती है, इसलिए पादप इस ग्रेविटेशनल वाटर को अब्सॉर्ब नहीं कर पाते, क्योंकि पादप की जड़ें ही वहां तक नहीं पहुंचती है, तो पानी अब्सॉर्ब करना उनके लिए संभव नहीं होता है। दूसरे प्रकार का वाटर है जिसे कहते हैं हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर या आर्द्रता जल। हाइग्रोस्कोपिक वाटर का मतलब होता है कि जो सोइल के पार्टिकल्स होते हैं या सोइल के अंदर उपस्थित बहुत सारे अन्य मिनरल्स भी होते हैं, तो सोइल पार्टिकल्स की जो सतह है, इस सतह के द्वारा कुछ जल की मात्रा को अधिशोषित कर लिया जाता है। इसे अवशोषण नहीं कहते, अधिशोषण कहते हैं। सतह से वो पानी जो है उस सतह से बहुत ही मजबूती से चिपक जाती है। पानी के अणुओं और मृदा के अणुओं के बीच में आसंजक बल लगता है, अडेसिव फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वह जल जो है मृदा के कणों के साथ बहुत ही मजबूती से जुड़ा हुआ होता है। अतः ऐसे जल को भी पादप की जड़ें जो है इनके द्वारा अवशोषण नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत मजबूती से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है कैपिलरी वाटर। सोइल पार्टिकल्स होते हैं, इन सोइल पार्टिकल्स के बीच में कुछ अवकाश पाए जाते हैं, और सोइल पार्टिकल्स के बीच में जो अवकाश पाए जाते हैं ये नलिकाओं के रूप में होते हैं। सारे अवकाश परस्पर जुड़कर नलिकाओं का एक जाल सा बना लेते हैं, और ऐसी नलिकाएं जो बनती है सोइल पार्टिकल्स के बीच में, इन्हें कहते हैं कैपिलरीज कहते हैं। और इन कैपिलरीज के बीच में जो वाटर अवेलेबल है, इस अवेलेबल वाटर को हम सोइल वाटर कैपिलरी वाटर या केशिका जल कहते हैं। तो मृदा के कणों के बीच में उपस्थित जो अवकाश या जो केशिकाएं बनती है, इन केशिकाओं का जो जाल बनता है, इनके अंदर उपस्थित जो पानी है, इसे हम कैपिलरी वाटर या केशिका जल कहते हैं। पादपों को केवल और केवल यही जल उपलब्ध होता है अवशोषण करने के लिए। पादप इसी जल को अवशोषित करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अन्य किसी भी प्रकार का पानी जो है, जल जो है, ये पादपों के द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता है। अगले प्रकार का वाटर है केमिकली बाउंड वाटर। केमिकली बाउंड वाटर का मतलब होता है कि मृदा कण और इसके अलावा मृदा में पाए जाने विभिन्न प्रकार के मिनरल्स, इनकी जो रासायनिक संरचना होती है, उन रासायनिक संरचना का पार्ट होते हैं जल के अणु। तो ये जल के अणु इसकी रासायनिक संरचना के साथ जुड़े होते हैं और इसी रासायनिक संरचना का भाग होते हैं। तो ऐसा पानी, क्योंकि उसकी केमिकल स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो ऐसा पानी भी पादपों को अवेलेबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है वाटर वेपर। मृदा के कणों के बीच में जो अवकाश होते हैं, वहां पर जल जो है वाष्प के रूप में भी पाया जाता है। अगर यहाँ पर मृदा तो सेचुरेट नहीं है, तो मृदा के कणों के बीच में जो अवकाश है, वहां पर पानी जो है वाष्प के रूप में पाया जाता है, और पादपों की जड़ें इस जल वाष्प का भी अवशोषण करने में समर्थ नहीं होती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सोइल वाटर के हमने 5 प्रकार पढ़े हैं, लेकिन इन 5 प्रकार में से एकमात्र केशिका जल ही ऐसा प्रकार है, कैपिलरी वाटर ही ऐसा प्रकार है जिसका अवशोषण पादपों के द्वारा किया जाना संभव है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के जल का अवशोषण पादपों के द्वारा किया जाना संभव नहीं है। यहाँ पर आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। ये है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। यहाँ पर आप सोइल पार्टिकल देख सकते हो। सोइल पार्टिकल्स की सतह के ऊपर जल जो है, यह एक बहुत ही पतली परत के रूप में पाया जाता है, क्योंकि मृदा के कणों के द्वारा इस जल को, मृदा के कण और इस जल के अणुओं के बीच में आकर्षण बल होता है, और इसी आकर्षण बल के द्वारा जो है मृदा के कणों के ऊपर जल जो है परत के रूप में पाया जाता है। और इसी वजह से मृदा के अणु जो है ये हमें देखने में नम प्रतीत होते हैं, मॉइस्ट यानी नमी वाले प्रतीत होते हैं, लेकिन इस का अवशोषण जो है कभी भी पादपों के द्वारा नहीं किया जा सकता।
दूसरे प्रकार का कैपिलरी वाटर देख सकते हो आप कि सोइल पार्टिकल्स के बीच में इस प्रकार से कैपिलरीज बनी होती है। इनके बीच में जो वाटर है इसे कैपिलरी वाटर कहते हैं, जो कि अवेलेबल वाटर है फॉर प्लांट रूट्स, तो पादपों की जड़ों के लिए अवेलेबल है और इसे हम अवशोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय जल। जब पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, हाइग्रोस्कोपिक से भी पार कर गया और कैपिलरी वाटर से भी पार कर गया, इसके बाद में जो बचा हुआ जल है यह ड्रेन आउट होकर नीचे गहराइयों में चला जाता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें और आती हैं। यहां तक पानी की मात्रा बहुत कम है भूमि के अंदर, इस पानी तक पादप जो है अवशोषित नहीं कर पाते, इसलिए पादप जो है चूंकि पानी को अवशोषित नहीं कर सकते, इसलिए पादप मुरझाए हुए रहते हैं। लेकिन जब इसे थोड़ा पानी और मिलेगा, उस कंडीशन में इस कैपिलरीज में पानी आने लग जाएगा, तब पादप जो है पानी को अवशोषित करके पुनः सामान्य अवस्था में आ जाता है। तो इस हाइग्रोस्कोपिक वाटर और कैपिलरी वाटर के बीच में एक लाइन होती है जिसे हम विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इस विल्टिंग पॉइंट से पानी अगर कम है तो वह पादपों को अवेलेबल नहीं है, वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर के रूप में पाया जाएगा। लेकिन इस विल्टिंग पॉइंट से पानी अगर मृदा में अधिक है तो वह पादप मृदा के बीच में उपस्थित कैपिलरीज में आ जाता है और पादपों को अवेलेबल होने लग जाता है और पादप जो सामान्य अवस्था में रहता है। तो यह लाइन जो है विल्टिंग पॉइंट कहलाती है। इससे का पानी कम होने पर पादप मुरझा जाता है और इससे अधिक पानी होने पर पादप जो है ये सामान्य अवस्था में आ जाता है जल को अवशोषित करने के बाद। सेम इसी प्रकार से कैपिलरी वाटर जो है, जब सारी कैपिलरीज जो है जल के द्वारा भर जाएगी, उसके पश्चात बचा हुआ और भी पानी मिलने पर यह पानी जो है धीरे धीरे ड्रेन आउट होकर नीचे गहराई में जाने लग जाता है। तो इन दोनों के बीच में एक सीमा रेखा है कि इस पानी से अधिक होने पर वह जो अधिक पानी है वो ड्रेन आउट होकर चला जाता है। तो इस मृदा की एक क्षमता होती है कि कितना पानी यह अवशोषित रख सकती है, इसके बाद में बाकी बचा हुआ पानी जो है भूमि में जाने लग जाता है। तो इन दोनों के बीच की जो सीमा रेखा लाइन है, इसे कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। इस फील्ड कैपेसिटी तक तो पानी मृदा के अंदर रुकेगा, इससे अधिक पानी होने पर वह ड्रेन आउट होकर अंदर ग्रेविटेशनल वाटर के रूप में चला जाएगा। तो ये दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन से पहले पौधे मुरझाए हुए रहते हैं, इस यहां तक फील्ड कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा हम सारी चीजों को हम समझ सकते हैं कि ये बादल है, बादलों से बारिश होती है, बारिश होने के बाद जो अधिक पानी होता है ये बहते हुए जो है चला जाता है और बाहर जो तालाब है, समुद्र है, नदियां हैं आदि जो है वाटर के सोर्सेस वहां तक चला जाता है। तो इस प्रकार जो रन ऑफ वाटर है इसे हम अपवाहित जल कह देते हैं, जिसे मृदा अवशोषित नहीं करती है। अब इसमें से कुछ भाग ऐसा होता है कि जो पानी जो है बहुत ज्यादा गहराइयों में चला जाता है, इस प्रकार के जल को हम ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं, जो बहुत ज्यादा गहराई में चला जाता है और जाकर ये है इस प्रकार जो ग्राउंड वाटर जिसे हम वाटर टेबल भी कहते हैं, इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि आप सामान्य रूप से देखते हो कि कुएं खोदते हैं या सबमर्सिबल हैंडपंप वगैरह खोदते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक कुआं खोदते हैं और पानी बहुत गहरा कुआं खोदते हैं और जहां पर पानी आ जाता है वहां तक उस कुआं खोदते हैं और उस पानी को जो है हम यूज में लेते हैं। तो जो जमीन के अंदर पानी है जिसे कुआं खोद के हम प्राप्त कर रहे हैं उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं और वाटर टेबल कहते हैं। तो ये पानी बारिश के बाद ग्रेविटेशनल वाटर के रूप में ग्राउंड वाटर के अंदर चला जाता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर ये सोइल पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, थोड़ा और अच्छे से बना लिया हमने, ये सोइल पार्टिकल दिख रहे हैं। इस सोइल पार्टिकल की सतह पर जो पानी है इसे हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर का है। इस सोइल पार्टिकल के अंदर जो इसकी केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर है, जिसे केमिकली बाउंड वाटर या कंबाइंड वाटर हम कह सकते हैं, इसके बाद में जो पानी आता है इस सोइल पोर्ट के बीच में जो कैपिलरीज हैं इसके बीच में पानी अवेलेबल है, जिसे कैपिलरी वाटर एक केशिका जल का है और इससे भी ज्यादा पानी अगर है वो रिसकर नीचे भूमि में चला जाता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। तो एक डायग्राम के द्वारा हमने सभी प्रकार के जल को समझने का हमने प्रयास किया है कि कौन से प्रकार के सोइल वाटर के प्रकार है और इतने सभी प्रकार में से एकमात्र प्रकार जो कि केशिका जल है, कैपिलरी वाटर है, ये पादपों को प्राप्त। तो इस प्रकार इतने प्रकार के जल आपने मृदा में पढ़े, उन सभी को हम एक संक्षिप्त में हम 3 नामों से पुकारते हैं। होलार्ड। होलार्ड का मतलब होता है संपूर्ण मृदा जल। मृदा में उपस्थित जितना भी पानी है सभी प्रकार की फॉर्म्स में के रूप में जो अवेलेबल है वो सारा का सारा मृदा जल कहलाता है, संपूर्ण मृदा जल कहलाता है। लेकिन इसमें से जो जल
पादपों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, इसे प्राप्य मृदा जल या क्रिसार्ड कहते हैं। क्रिसार्ड का मतलब होता है ऐसा पानी जो पादपों को अवेलेबल होता है, सामान्यतः कैपिलरी वाटर ही अवेलेबल होता है, तो क्रिसार्ड के रूप में कैपिलरी वाटर पाया जाता है, जिसे हम प्राप्य मृदा जल या अवेलेबल वाटर कहते हैं। और तीसरे प्रकार का पानी जिसे पादप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो पादपों के लिए उपलब्ध नहीं होता है, उसे हम अप्राप्य मृदा जल या जो पानी पादपों के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रकार प्राप्य मृदा जल और अप्राप्य मृदा जल, क्रिसार्ड और इकार्ड दोनों मिलकर बनाते हैं होलार्ड या संपूर्ण मृदा जल का निर्माण करते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि सोइल जो है इसके अंदर किस प्रकार के कौन कौन से प्रकार के वाटर प्रेजेंट होते हैं, क्या वाटर टाइप्स प्रेजेंट होते हैं और कौन से प्रकार का पानी जो है पादप को अवेलेबल होता है, ये हमने पढ़ा। इसी सीरीज के अंदर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है आगे जल का अवशोषण किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े रहने के लिए। उम्मीद करूंगा आप सभी इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।